तो चलिए आज बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। सुनने में ये किसी आम कानून जैसा लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि ये वो पहला कदम था जिससे एक ट्रेडिंग कंपनी के हाथ से पावर निकलकर धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में जाने वाली थी। आज हम यही समझेंगे कि इस एक एक्ट ने कैसे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी। जरा सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो भारत में एक के बाद एक जंग जीत रही है, बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर रही है, वही कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। ये कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल था, एक ऐसा विरोधाभास था जिसने लंदन में बैठी ब्रिटिश पार्लियामेंट को हिलाकर रख दिया। और इस अजीबोगरीब सवाल का जवाब इन दो तस्वीरों में छिपा है। देखिए, एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर्ज के समंदर में डूब रही थी, और दूसरी तरफ थे कंपनी के ही अफसर जो प्राइवेट ट्रेड और करप्शन से अपनी तिजोरियां भर रहे थे। मतलब साफ था, कंपनी खुद तो गरीब हो रही थी, लेकिन उसके कर्मचारी माला माल हुए जा रहे थे। तो कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के गहरे संकट से। कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार ने कंपनी को अंदर से इतना खोखला कर दिया था कि वो अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं रह पा रही थी। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें मदद के लिए उसी ब्रिटिश सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़ा जिससे वो हमेशा एक दूरी बनाकर रखते थे। और बस यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। जैसे ही कंपनी ने कर्ज के लिए हाथ आगे बढ़ाया, ब्रिटिश संसद को वो सुनहरा मौका मिल गया जिसका उसे शायद बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने कहा, ठीक है, कर्ज तो हम दे देंगे, लेकिन अब हमारी कुछ शर्तें होंगी। ये मामला अब सिर्फ पैसे का नहीं रह गया था, ये कंट्रोल का खेल बन चुका था। और इसी शर्त का नतीजा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था। जरा सोचिए, ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक सरकार एक प्राइवेट कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा एक कानून बना रही थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो सवाल ये है कि आखिर इस एक्ट में ऐसा क्या खास था? ब्रिटेन ने भारत में कंपनी के इस पूरे रायते को समेटने के लिए क्या-क्या नए नियम बनाए? चलिए जरा इसके मुख्य प्रावधानों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव था सेंट्रलाइजेशन, यानी पावर को एक जगह इकट्ठा करना। इसके लिए बंगाल के गवर्नर की पोस्ट को अपग्रेड करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह सिर्फ एक नया टाइटल नहीं था, नहीं, ये बिखरी हुई पावर को एक सेंटर में लाने की कोशिश थी। और इस नई पावरफुल कुर्सी पर बैठने वाले पहले शख्स थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब ये जो नई व्यवस्था थी, ये कुछ इस तरह काम करती थी। सबसे ऊपर थी ब्रिटिश सरकार जो सीधे कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से रिपोर्ट लेती थी, और फिर भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल असली बॉस था, जिसके नीचे मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर काम करते थे। ये वो पल था जब पहली बार भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की पहली ईंट रखी जा रही थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, और भी बड़े कदम उठाए गए। जैसे न्याय के लिए कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। करप्शन की जो असली जड़ थी ना, यानी अधिकारियों का प्राइवेट ट्रेड और रिश्वत लेना, जिसे गिफ्ट का नाम दिया जाता था, उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। और हां, अब कंपनी को अपने हर काम का हिसाब, चाहे वो रेवेन्यू हो, सिविल मामले हो या मिलिट्री, सीधे ब्रिटिश सरकार को देना था। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? कागज पर तो ये एक शानदार प्लान था, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जमीन पर भी उतना ही कामयाब हुआ? अब बात करते हैं इस एक्ट की खामियों की, क्योंकि ये जो बड़ा सा समाधान बनाया गया था वो खुद कई बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ था। तो क्या ये भव्य नई व्यवस्था असल में काम कर पाई? एक शब्द में जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ढांचा कागज पर इतना मजबूत दिख रहा था, वो असलियत में अंदर से बहुत कमजोर था और अपने ही बनाए हुए कंफ्यूजन के बोझ तले दबने लगा था। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी पावर की लड़ाई। सोचिए, एक तरफ थी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल पावर और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एक्ट में यह साफ साफ बताया ही नहीं गया कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और किसका अधिकार कहां तक है। नतीजा, लगातार झगड़े और टकराव, जिससे कोई भी काम ढंग से हो ही नहीं पा रहा था। तो कुल मिलाके इस एक्ट के फेल होने की 3 बड़ी वजहें थीं। एक तो गवर्नर जनरल की पावर खुद उसकी अपनी काउंसिल के सामने क्लियर नहीं थी। दूसरा, जैसा हमने देखा, न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और सरकार सीधे सीधे आपस में भिड़ रहे थे। और तीसरा, सेंट्रलाइजेशन की जो कोशिश की गई थी वो भी आधी अधूरी और बेअसर साबित हुई। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये एक्ट इतना बड़ा फेलियर था तो आज हम इस पर इतनी बात कर ही क्यों रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि अपनी तमाम नाकामियों के बावजूद इस कानून ने भारतीय इतिहास पर एक बहुत ही गहरा और लंबा असर छोड़ा।
चलिए इसकी इसी विरासत को समझते हैं। देखिए, इस एक्ट का महत्व इसकी सफलता में नहीं बल्कि इसके पहला होने में है। इसने कई ऐसी चीजों की शुरुआत की जो भारत में इससे पहले कभी नहीं हुई थीं, और इन्हीं शुरुआतों ने आने वाले ब्रिटिश राज की पूरी इमारत का एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया। इसे हम कंपनी के शासन के लिए भारत का पहला लिखित संविधान कह सकते हैं। इसी कानून ने पहली बार ऑफिशियली ये माना कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक बॉडी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पावर है। और सबसे बढ़कर इसने उस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी जिस पर आगे चलकर पूरे ब्रिटिश भारत का ढांचा खड़ा किया गया। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट अपने आप में एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है। ये अपने फौरी मकसदों को पूरा करने में तो बुरी तरह नाकाम रहा, लेकिन इसी नाकामी ने अनजाने में उस साम्राज्य की नींव डाल दी जो भारत पर अगले लगभग 200 सालों तक राज करने वाला था। तो यह है इसकी दोहरी विरासत, एक जरूरी विफलता और एक अनचाही नींव।